एवरीवन डियर ऑल, QC हिंदी क्लासेस के तरफ से मैं जेपी सर, मैं आप सभी सम्मानित छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं आज हिंदी व्याकरण का एक चैप्टर जो वर्ण विचार के बारे में आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। लेकिन इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने सेंड किया था उसमें मैंने आपको बता दिया था कि वर्ण विचार के डिस्कस के बारे में, यानी वर्ण विचार के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, वर्ण विचार क्या होता है और वर्णमाला क्या होता है, कौन से वर्ण को कंठ से निकालते हैं, कौन से वर्ण को ओठ का यूज करते हैं, कौन सा वर्ण का हम लोग मूर्धन्य का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को वाक्य विचार के डिस्कस वाले वीडियो में बताया था। आज हम बात करेंगे, यानी जो टॉपिक जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है वर्ण विचार। और एक चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोग को कि व्याकरण का ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में से माना जाता है। वर्ण विचार ये सभी कक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो 3rd की क्लास हो या 2nd की क्लास हो, है ना, या ऊपर की कक्षाएं, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। वर्ण विचार को इंग्लिश में ऑर्थोग्राफी भी बोलते हैं या फोनोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि इससे पहले वाले जो अध्याय हमने पढ़ा है भाषा के बारे में, यानी भाषा क्या होता है, व्याकरण क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया है। अब वर्ण विचार स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले ध्वनि को जानना पड़ेगा कि ध्वनि क्या होता है, ध्वनि का अर्थ क्या होता है ना। तो भाषा में ध्वनि का मुख्य रूप होता है, यानी कह सकते हैं कि जो हम भाषा पढ़ रहे हैं, जो भाषा के बारे में मैंने आप लोग को बताया है, तो भाषा में मुख्य रूप से ध्वनि का बहुत ही इम्पोर्टेंट अहम रोल होता है ना। और इन्हीं ध्वनि को, ध्वनि मतलब क्या होता है, जब हम कोई भी चीज़ बोलते हैं, है ना, या कहीं आवाज़ आती है किसी भी चीज़ की, या किसी वस्तु की आती है, या किसी व्यक्ति की आवाज़ आती है, या किसी प्राणी की आवाज़ आती है, तो उसी को हम ध्वनि कहते हैं। और इसी ध्वनि को जब हम लिखित रूप में दे देते हैं, यानी लिखित रूप में कर देते हैं उसको, तो वही वर्ण हो जाता है। और हम विचार कर रहे हैं वर्ण पे ही, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले वर्ण विचार को जानने के लिए हम ध्वनि पर चलेंगे कि ध्वनि क्या है। ओके डियर ऑल, तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि ध्वनि का मतलब होता है कि जब किसी वस्तु या किसी भी मनुष्य या किसी प्राणी या किसी भी चीज़ की जब आवाज़ आती है, जैसे एग्जाम्पल अभी मैं इस बोर्ड पर ऐसे ठक 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 कर रहा हूँ, तो इसका भी कोई ना कहीं आवाज़ आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो यही ध्वनि है। या फिर मान लीजिए अगर हम किसी विदेश चले जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री, इंग्लैंड चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, चाइना चले जाइए, और वहाँ पर हम जाकर उन लोग से डायरेक्टली बोलेंगे कि आप कैसे हैं, आपका क्या नाम है, तो शायद वो हमारी भाषा को ऐसे नहीं समझेंगे। उन्हें क्या लगेगा, उन्हें ये लगेगा कि जो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है या कुछ कह रहा है, उसका आवाज़ ध्वनि निकल रहा है, उसे हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा, है ना। उसे ये लगेगा कि अपनी ध्वनि निकाल रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक उसी तरह अगर चाइना वाले अगर हमारे सामने आए और फाओ माओ यांग 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 बोलेंगे, ठीक है ना, चाओ बोलेंगे, तो हमें क्या समझ में आएगा, हमें यही लगेगा ना कि वो कुछ ध्वनि निकाल रहा है, कुछ आवाज़ निकाल रहा है। लेकिन इसी ध्वनि को अगर हम लिखित रूप दे देते हैं, यानी लिखित रूप में कर देते हैं, लिखित रूप में लिख देते हैं, तो वही क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। तो ठीक है, आइए डेफिनेशन देख लेते हैं ध्वनि का।
जब किसी, आप लोग साथ में नोट करते भी चलिएगा, जितने भी स्टूडेंट्स इस QC हिंदी क्लास से जुड़े हुए हैं, आप एक एक चीज़ जो भी मैं पढ़ाता हूँ आप लोग नोट भी कर लिया करिए, या एक कॉपी बनाइए हिंदी व्याकरण के लिए अलग से। ये मैं बार बार कहता हूँ कि मैं वो सारी चीज़ें पढ़ाने का पूरा कोशिश करता हूँ जो हर कंपटीशन में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए एक अलग से नोट्स बनाइए, और ये नोट्स ऐसा नोट्स रहेगा जो सारे क्वेश्चन इसी में से लगभग टच हो जाएंगे। तो ध्वनि जब किसी वस्तु, ठीक है ना, या व्यक्ति, है ना, जब किसी वस्तु या व्यक्ति से निकली हुई आवाज़ से निकली या उत्पन्न आवाज़ को हम ध्वनि कहते हैं। क्लियर है डियर? मैं आशा करता हूँ कि ये बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी कि ध्वनि क्या होता है, ध्वनि का मतलब क्या होता है। मैंने जैसे अभी बताया कि आप अदर कंट्री में जाएंगे, आप अपना कुछ भी एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन वो उनके लिए लगेगा कि आप कोई ध्वनि निकाल रहे हैं, आपकी कुछ आवाज़ें निकल रही हैं, वो हमारे लैंग्वेज को नहीं समझेंगे। या फिर कोई अदर कंट्री का हमारे यहाँ डायरेक्टली आएगा, कोई चीज़ बातें बोलेगा तो वो चीज़ नहीं समझ में आएगा, हमें लगेगा कि वो अपनी कुछ आवाज़ निकाल रहा है, कुछ ध्वनियाँ निकाल रहा है ना। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल बताया, तो लिख सकते हैं कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति, कुछ भी हो सकता है, या प्राणी भी हो सकता है, या कोई चिड़िया भी होती हैं, चिड़िया भी आवाज़ निकालती है ना, कुछ भी आ सकता है इसके अंतर्गत। तो जब किसी वस्तु व्यक्ति से निकली या उत्पन्न आवाज़ को हम ध्वनि कहते हैं। क्लियर है डियर? ये तो रहा हम ध्वनि किसे कहते हैं, ये रहा। अगर एक क्वेश्चन, अगर अलग एक बात करें तो ध्वनि से ही संबंधित एक क्वेश्चन और बन के आता है कि भाषा की मौखिक, देखिए जो हम बात निकलती है, हमारी जो आवाज़ निकलती है, यही तो ध्वनि है। तो कह सकते हैं कि मौखिक मतलब क्या होता है, मैंने भाषा वाले चैप्टर में बता चुका हूँ पहले से ही। मौखिक जो हम अपनी बात को मुख के द्वारा कहते हैं, जो अपने भाव विचार को मुख के द्वारा बोलते हैं या किसी के सामने प्रकट करते हैं, तो ये मुख के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो वही कहते हैं कि जब कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप से कौन सी होती है। याद रखिएगा, या लिख सकते हैं कि ध्वनि जो है, ध्वनि भाषा की मौखिक रूप से, याद रखिएगा मैं मौखिक की बात कर रहा हूँ, मौखिक रूप से ध्वनि भाषा की मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। ओके डियर ऑल, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मौखिक रूप से हम कह रहा हूँ, मौखिक यानी मुख के द्वारा। अगर हम लिखित की बात करेंगे तो वहाँ पे चेंज हो जाएगा। भाषा की लिखित रूप क्या होगा? वर्ण होगा। भाषा की मौखिक रूप क्या होगा आपका? ये आपका मौखिक से बात करें तो ध्वनि आ जाएगा। ओके डियर ऑल, चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको ध्वनि से संबंधित समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे वर्ण पे। क्यों? क्योंकि इसी ध्वनि को हम लिखित रूप दे देंगे तो हमें वर्ण मिल जाएगा, यानी वर्ण, उसको वर्ण कहते हैं। आइए देखते हैं। और इसी वर्ण पे हमें आज विचार करना है, यानी वर्ण विचार। मैं ध्वनि के बारे में इसलिए बताया क्योंकि वर्ण से पहले हमें ध्वनि को जानना जरूरी है, क्योंकि ध्वनि जो है भाषा का मुख्य रूप माना जाता है।
ठीक है डियर ऑल। चलिए अब आइए हम वर्ण को जानते हैं कि वर्ण क्या होता है। ठीक है, वर्ण क्या होता है। जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया कि जब उसी ध्वनि को हम लिखित रूप दे देंगे, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। ठीक है, भाषा का केवल मौखिक रूप ही नहीं होता है, भाषा का केवल मौखिक रूप ही नहीं होता है, भाषा का एक दूसरा रूप लिखित रूप होता है। क्यों? क्योंकि जब हम अपने किसी संदेश को किसी के यहाँ भेजना रहता है ना, या फिर आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखने के लिए हमें लिखित रूप का भी प्रयोग करना चाहिए या किया गया है। ओके डियर, तो आइए देखते हैं वर्ण के बारे में कि वर्ण क्या होता है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसी ध्वनि, जो भी ध्वनियाँ निकलती है ध्वनि, उसी ध्वनि को हम लिखित रूप दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। पहला तो डेफिनेशन ये हुआ। दूसरा डेफिनेशन ये होगा कि जब इन्हीं ध्वनि को, है ना, कह सकते हैं कि भाषा की इन्हीं ध्वनियों को यानी वर्णों को जब खंडित न किया जा सके, यानी इसका अब खंड न किया जा सके, वही क्या है कहलाएगा, जो अपने आप में स्वतंत्र हो, जो परिपूर्ण हो, है ना, अब उसका खंडन नहीं किया जा सकता है, वही वर्ण कहलाएगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है, ये तो आपको जानकारी हो गया कि वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं। मैं फिर से बता देना चाह रहा हूँ कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, लेकिन वो लिखित रूप में, लेकिन अगर मौखिक रूप में पूछे तो ध्वनि। क्लियर है, यहाँ पे अंतर है। और उन्हीं ध्वनियों को जब खंड न किया जा सके या टुकड़ा न किया जा सके, वो क्या कहलाएगा, आपका वर्ण कहलाएगा। ओके डियर, तो आइए देखते हैं। लिख सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, जिसका खंडन या टुकड़ा न किया जा सके, टुकड़ा न किया जा सके, उसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, पहला परिभाषा तो ये हुआ। अगर हम दूसरी बात करें, दूसरे परिभाषा की तरफ, तो मैंने अभी आप लोग को बता दिया है कि ध्वनि को लिखित रूप में लिख देना, है ना, ध्वनि का लिखित रूप ही क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। तो लिख सकते हैं कि ध्वनि का लिखित रूप, और ध्वनि क्या होता है मैं बता चुका हूँ। लिख सकते हैं यहाँ पे कि ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है, वर्ण कहलाता है। ओके डियर ऑल, यहाँ पे मैंने दो भाषा के द्वारा आप लोग को संबोधित करने का प्रयास किया है। एक तो होता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई माना जाता है, वो भी कैसा, लिखित के आधार पे, जिसका खंडन या टुकड़ा न किया जा सके, वो वर्ण कहलाता है। और एक दूसरा जो रूप मैंने बताया, दूसरा डेफिनेशन जो बताया है कि ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। जो हम आवाज़ें निकालते हैं और उसको हम लिखित रूप में परिवर्तन कर देते हैं तो वर्ण कहलाता है। जैसे ये क के नीचे हलंत लगाना है, ये ख, ठीक है, ग, घ, ये सारे क्या है, वर्ण है।
ठीक है ना। इसी के अंतर्गत अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ये सारे क्या आएंगे, ये सारे आपके वर्ण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, मैं फिर से बता देना चाह रहा हूँ कि क, ख, ग, देखिए नीचे हलंत लगा, ये वाला जो किसी भी वर्ण के नीचे अगर ये हलंत लग गया तो इसका कोई ना कोई मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ अब उसका खंडन नहीं किया जा सकता है, वो आधा है। ठीक है ना, इसको आधा भी बोलते हैं, हलंत का मतलब आधा भी होता है। तो ये सारी चीज़ मैंने आप लोग को दो मेन बिंदु पर आज आपको चर्चा किया हूँ। पहला ध्वनि, दूसरा वर्ण। अब हम आगे बढ़ेंगे, जो हमारा तीसरा पॉइंट होगा कि वर्ण के कितने वर्ण से वर्णमाला जो बना है ना, तो वर्णमाला किसे कहेंगे, या वर्णमाला या वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो मैंने आपको कल के डिस्कस में बताया था कि दो होते हैं, स्वर और व्यंजन, लेकिन ये दो जो होते हैं मुख्य रूप से होते हैं। अगर आपसे सामान्यतः बात करें कि वर्णमाला या वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो आपको 3 याद रखना है। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन, और तीसरा एक और होता है जिसको अयोगवाह के नाम से जानते हैं। ओके डियर, तो आइए पहले ये जानेंगे कि वर्णमाला क्या होता है। ठीक है, ओके। ओके डियर, तो ये वर्ण विचार के अंतर्गत एक शब्द और आता है, अक्षर। यानी अक्षर किसे कहते हैं। देखिए, बहुत से विद्वान अक्षर और वर्ण को एक ही मान लिए हैं, लेकिन अगर हम व्याकरणीय आधार पर ये कहें वर्ण क्या है और अक्षर क्या है, तो थोड़ा सा अंतर आएगा इसमें। मैंने क्या बताया है कि बहुत से विद्वान दोनों को एक ही मान लिए हैं, लेकिन क्या अंतर है वो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ। देखिए, वर्ण के बारे में जैसे मैंने अभी आपको बताया, वर्ण कोई भी हो अगर उसके नीचे हलंत लग गया तो ये सारे क्या हो जाएंगे, वर्ण हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने डेफिनेशन ही लिखा है कि जिसका अब कोई खंडन ना हो। खंडन का मतलब टुकड़ा अलग अलग ना किया जा सके, वह फ्रीडम हो बिल्कुल, है ना, स्वतंत्र हो। लेकिन अक्षर, क्षर का मतलब होता है नष्ट, क्षर का अर्थ होता है नष्ट। ठीक है ना, और इसके आगे अ लग गया तो नष्ट न होने वाला। ठीक है, समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाहता हूँ। अक्षर जो शब्द है, जिसमें क्षर जो शब्द है, क्षर का अर्थ होता है नष्ट, और आगे अ लग गया तो न नष्ट होने वाला। ठीक है, तो जो वर्ण लिख सकते हैं कि जो वर्ण नष्ट न किया जा सके वो अक्षर कहलाते हैं। अक्षर और वर्ण में बस यही अंतर है कि जैसे मैंने क लिखा, ख लिखा, ठीक है ना, ग लिखा, घ लिखा, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये सारे अक्षर हैं। ठीक है, लेकिन बहुत से विद्वान वर्ण और अक्षर को एक ही मानने हैं। लेकिन अगर हम वर्ण की बात करें तो ये क हो गया, क के नीचे हलंत लग जाएगा, ख हो गया, ख के नीचे हलंत लग गया, ग है, ग के नीचे हलंत लग गया, घ है, घ के नीचे हलंत लग गया। तो इनको हम वर्ण मानते हैं क्योंकि अब इनमें से हम अब अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम क बोल रहे हैं, ख बोल रहे हैं, ग बोल रहे हैं, घ बोल रहे हैं, तो ये सबके पीछे यानी जितने भी कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन ये दिए गए हैं, ये जितने भी दिए गए हैं अक्षर, इनके पीछे कुछ न कुछ कोई ना कोई स्वर जरूर छिपा है। जैसे प्रत्येक अक्षर कॉन्सोनेंट के पीछे अ स्वर छिपा रहता है। जैसे हम क बोल रहे हैं, आप लोग भी बोलिए क, तो क के पीछे भले ही वो चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अ छिपा है कि नहीं छिपा है। ख के साथ अ आ रहा है, ग के साथ अ आ रहा है। तो अक्षर और वर्ण में यही अंतर है। इसको हम वर्ण कहेंगे, यानी जिस
वर्ण के नीचे हलंत लग गया वो वर्ण आ गया, जिसमें हलंत नहीं लगेगा वो अक्षर होगा। ओके डियर ऑल, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों बातें यानी दोनों में अंतर आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ कि बहुत से विद्वान दोनों को एक ही मानते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई या लिखित रूप में लिखित इकाई वर्ण होता है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक मतलब मुख से, तो ध्वनि होगा। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया। ओके, तो चलिए इसके आगे अब हम वर्णमाला के बारे में जानेंगे कि वर्णमाला क्या होता है, वर्णमाला किसे कहते हैं और वर्णमाला के कितने भेद होते हैं। वर्णमाला, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है वर्णमाला। अच्छा, आप लोग ये बताइए सारे स्टूडेंट्स कि माला क्या होता है। माला, आप लोग माला के बारे में सुने हैं और देखे भी होंगे। लगभग माला ऐसा ही होता है, ठीक है, माला ऐसे ही होता है ना। हम वरमाला बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। वर का मतलब क्या होता है, जो शादी विवाह होता है और हम जो वर को पहनाते हैं, वर मतलब जो आदमी होता है, हम जो माला पहनाते हैं वहाँ पे वरमाला हो गया। इसके अलावा हम फूल माला भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर हम लोग बोलते हैं नोट माला, यानी नोटों का माला। इसके अलावा हम मोती माला बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, आप लोग सुने भी हैं। और माला ऐसा ही होता है लगभग। मेरा कहने का मतलब है कि वर्णमाला जो चैप्टर हम स्टार्ट कर दिए हैं, और मेरा यही थिंकिंग रहता है, यही सोच रहता है कि बिल्कुल सरल चीज़ से उठाया जाए कोई भी चीज़। अगर हम सरल से कठिन के तरफ चलेंगे तो वो चीज़ हमें काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं इसलिए ये वर्ड यूज कर रहा हूँ माला शब्द, ताकि हमें वर्णमाला, वर्ण क्या होता है, वर्णमाला क्या होता है, इसको समझाने के लिए मैं ये सारी चीज़ आप लोग के लिए ये सारी चीज़ यूज कर रहा हूँ। तो माला, यही फूल माला अगर हम वर की माला के रूप में प्रयोग करते हैं तो वहाँ वरमाला हो गया। नोट माला यानी नोटों का माला, पैसा जो होता है पैसे का भी माला होता है। मोती माला, मोतियों का भी माला होता है, आप लोग देखे भी हैं सुने भी हैं। लेकिन अगर हम इन फूलों को, अभी माला हम नहीं बनाते, इन फूलों को अगर टोकरी में रख दिया जाए, है ना, टोकरी में रख दिया जाए, या नोटों का गड्डी रख दिया जाए, ठीक है, या मोतियों को, उसका पूरा जितना भी मोती है एक जगह अगर रख देते हैं, तो ये क्या कहेंगे, ये फूलों का माला, फूलों का ग्रुप कहेंगे, फूलों का समूह कहेंगे, नोटों का गड्डी कहेंगे, क्योंकि अभी वहाँ माला नहीं है। मोती कई अभी मोतियों को गूथा नहीं गया है, उसको रखा गया है, उसका सब समूह जो जितने भी होते हैं सब रखा हुआ है। तो वहाँ पे क्या कहेंगे कि ये मोतियों का समूह है ना। यहाँ फूलों का पूरा समूह है, फूलों को रखा गया है, मतलब गूथा नहीं गया है, फूलों का समूह है। नोटों का गड्डी है, वहाँ माला नहीं कहेंगे। लेकिन अगर हम उसी फूल को क्रम से धागे में गूँथ देते हैं और क्रम से उसको लगा देते हैं तो वो माला हो जाता है। उसी नोट को, पैसे की नोट को अगर हम क्रम से धागा में गूँथ कर तैयार करते हैं तो वो माला हो जाता है। उसी मोती को अगर हम क्रम से, क्रम का मतलब क्या, जो 1 by 1 है ना, क्रमबद्ध समूह में गूँथ देते हैं तो वही माला हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसी तरह जो वर्ण होते हैं, क ख ग घ अ आ ई, ये सारे वर्ण होते हैं। हम अगर क ख म, एक मिनट, अगर हम इन्हीं वर्णों को
क, ख, ग, घ, है ना, च, फिर लिख लीजिए आप प, है ना, फिर ज। तो देख रहे हैं कि ये क्रम से नहीं है। क के बाद ख है, लेकिन ख के बाद ग गायब है, मतलब उसको अलग जगह रखा गया। फिर घ आ गया है, च के बाद च, छ, ज आना चाहिए, लेकिन हमने प कर दिया। ये वर्ण तो है, यानी कह सकते हैं कि वर्णों का समूह तो है, लेकिन क्रमबद्ध में नहीं है। अर्थात इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये क्रमबद्ध में नहीं है। लेकिन अगर इसी को हम अगर क्रम से रख दें, यानी क्रम से सजा दें, जैसे क के बाद सबको पता है कि क के बाद क्या आएगा, ग आएगा, घ आएगा, अंग आएगा, है ना, च आएगा, छ आएगा, ज आएगा, झ आएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो हमारा वर्णों का क्रम है वो क्या है, क्रमबद्ध से है। क्रमबद्ध से मतलब जो हमें एक के बाद एक वर्ण चाहिए, जिसका जो स्थान है वो हमें मिल रहा है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको। यानी कह सकते हैं कि वर्णों का क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्लियर है। जिस तरह नोटों का अलग गड्डी रखा है, फूलों का गुच्छा, मतलब फूलों का पूरा कई फूलों का गुच्छा समूह रखा हुआ है वहाँ पे, है ना, मोतियों का समूह रखा हुआ है, लेकिन जब उसी को हम क्रम से धागा में गूंथ देते हैं तो वो एक क्या हो जाता है, क्रमबद्ध एक माला तैयार हो जाता है। उसी तरह हमें वर्णमाला को भी जानने के लिए जो वर्ण रहते हैं ना, उन वर्ण को अगर हम क्रम से लिखते हैं, क के बाद ख आता है, ख के बाद ग आता है, ग के बाद घ आता है, अगर हम उसे क्रम से लगा देते हैं, क्रम से सजा देते हैं, है ना, तो उसी को हम क्या कहेंगे, वर्णमाला कहते हैं। ओके डियर ऑल, मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा। यानी व्याकरणीय आधार पर अगर आपसे कोई पूछे कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वर्णों का वह व्यवस्थित समूह, वर्णों का वह क्रमबद्ध समूह क्या कहलाएगा, वर्णमाला कहलाएगा। क्लियर है। यानी वर्णों का व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। आपसे कोई क्वेश्चन करे कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। तो अब आप लोग आसानी से बता सकते हैं, कह सकते हैं कि वर्णों का, है ना, एक वर्ण की बात नहीं है, बहुत सारे वर्ण की बात हो रहा है यहाँ, इसलिए यहाँ वर्णों लिखा है। वर्णों के क्रम, क्रम का मतलब मैंने आपको बताया अभी, क्रम का मतलब क्रम से, लाइन टू लाइन, क्रमबद्ध, क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हमें इसी के बारे में जानना था, हमें इसी को समझना था, और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको इसका परिभाषा भी समझ में आ गया होगा। इसमें किसी को अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, और जो हमारे वर्णमाला से ही संबंधित जो दूसरा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है कि वर्णमाला या वर्ण के कितने भेद होते हैं। मैं फिर से बता देना चाह रहा हूँ कि पहला जो हमारा क्वेश्चन था कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वो मैंने आप लोग को बताया। दूसरा क्वेश्चन है कि वर्णमाला के कितने भेद होते हैं। तो वर्णमाला के अगर हम मुख्य रूप से बात करें, है ना, वर्णमाला के अगर हम मुख्य रूप से बात करें, मुख्य मतलब मेन रूप से अगर बात करें तो दो होते हैं। ठीक है ना। मुख्य रूप से अगर बात करें तो दो होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है स्वर, ठीक है, और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर को इंग्लिश में वॉयल्स बोलते हैं और व्यंजन को इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोलते हैं। अगर हम
ये तो रहा मुख्य रूप से। अगर हम वर्णमाला को सामान्यतः रूप में पूछा जाए कि वर्णमाला के सामान्यतः कितने भेद होते हैं या कितने रूप होते हैं उसके, तो लिख सकते हैं यहाँ पे वर्णमाला के सामान्यतः कितने, सामान्यतः का मतलब सिंपल तरीके से आपसे पूछ रहा है बिल्कुल, कितने भेद हैं, तो 3 होते हैं। कितने? 3। कौन कौन सा जान लीजिए। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है आपका अयोगवा, और तीसरा आपको होता है व्यंजन। ठीक है डियर, ये क्वेश्चन का तरीका होता है पूछने का। कई बार ऐसे घुमा देता है क्वेश्चन और हम लोग रट लेते हैं कि 2 होता है या 3 होता है, लेकिन बार बार आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है, मुख्यतः पूछ रहा है कि सामान्यतः पूछ रहा है। अगर पूछे आपसे क्वेश्चन कि वर्णमाला के मुख्यतः कितने रूप होते हैं, तो आपको बताना है 2, वॉयल्स और कॉन्सोनेंट, अर्थात स्वर और व्यंजन। लेकिन आपसे सामान्यतः की बात करें कि वर्णमाला के कितने सामान्यतः भेद होते हैं या वर्णमाला के कितने भेद होते हैं, तो आपको 3 याद रखना है, स्वर, व्यंजन और तीसरा जो होता है अयोगवा होता है। ओके डियर ऑल, तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे वाले जो हमारा जो वीडियो जाएगा उसमें आपको स्वर के बारे में बताया जाएगा। स्वर किसे कहते हैं, स्वर के कितने रूप होते हैं, यानी भेद कितने होते हैं स्वर के, है ना, कितने कहाँ स्वर का यूज किया जाता है, हिंदी व्याकरण में स्वर की संख्या कितनी होती है, कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, कौन सा अयोगवाह होता है, ये सारी चीज़ नेक्स्ट वीडियो में आपको एक एक करके बताया जाएगा। ओके डियर, तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। ओके, धन्यवाद।